नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल कर्मचारी नेता भी जानते थे और सरकार भी जानती थी कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो उनकी मांगे हमको पूरी करनी पड़ेगी, और कर्मचारी नेता और कर्मचारी जानते थे कि सरकार हमको नाराज करके चुनाव में नहीं जाएगी। और उम्मीद थी कि विधानसभा का जो ये सत्र हो रहा है तो उस सत्र में जरूर कर्मचारियों के हित में घोषणाएं करेंगे। आज जब विधानसभा में अनुपूरक बजट आया तो भूपेश बघेल ने, जो कर्मचारियों की बहुत लंबित मांग थी, वो चाहते थे कि केंद्र के समान उनको महंगाई भत्ता मिले, तो अभी हाल ही में उन्होंने 5% भत्ता बढ़ाया था, महंगाई भत्ता, आज 4%, इस तरह 9% जो है महंगाई भत्ता कर दिया। बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि जो गृह भाड़ा भत्ता होता है, जिसको HRA कहा जाता है, कि वो दिया जाए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनको तो गृह भाड़ा भत्ता मिलता है, पर जो राज्य के कर्मचारी थे उनको जिस तरह से गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा था उसमें मकान तो क्या, एक कमरा भी किराए में नहीं आ सकता था। और सरकार के पास ना तो इतने मकान है सरकारी कि जो सरकारी कर्मचारी को दे सके, तो सरकारी कर्मचारी उसी बाजार से चीजें खरीद रहे हैं, उसी बाजार में मकान किराए के लिए जा रहे हैं जहां केंद्र के लोग जा रहे हैं, बाकी लोग तो कर्मचारियों के पास किराए के रूप में जो पैसे वो दे रहे थे उतने पैसे उनको सरकार से नहीं मिल रहे थे। और सरकार अपनी तमाम आवास योजनाओं के बावजूद वो कर्मचारियों को आवास उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। ऐसे तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, आज मुख्यमंत्री ने भी आवास योजना घोषित की है आवासहीनों के लिए, पर जो शासकीय सेवक हैं उनके पास आवास नहीं है। और जो नए रायपुर में हाउसिंग बोर्ड से जो आवास लिए गए थे उसमें कुछ कर्मचारियों को दिया गया है, पर लोग नए रायपुर में अभी रहना नहीं चाहते, वो पुराने रायपुर में रहना चाहते हैं और इतने मकान नहीं है। तो अब सरकार के पास विकल्प था कि वो HRA दे, और आज सरकार ने जिस तरह की घोषणाएं की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, सदन में पूरी उहापोह होती रही, क्योंकि कल कुछ SC ST के कुछ युवक जो है जिन्होंने नग्न प्रदर्शन किया था उसको लेकर आज विधानसभा सत्र में बहुत बार बहस भी हुई, वॉकआउट भी हुआ। इसके बीच में जब अनुपूरक बजट आया तो उसमें जैसी उम्मीद थी कि कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पे सौगात मिली, तो इस पूरे प्रसंग को लेकर हम देखते हैं कि कर्मचारी संगठन जो कि अलग अलग खेमे में बटे थे, थोड़े दिन पहले वो लामबंद हुए, और लामबंद होके छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन और जो दूसरा संगठन था और मंत्रालय कर्मचारी, इन्होंने एक संयुक्त मोर्चा भी बनाया और उस मोर्चे के तहत हड़ताल भी की और आने वाले दिनों में हड़ताल की घोषणा भी की। तो ये जो मांगे थी, इस मांगों को लेकर लगातार कर्मचारी लामबंद हो रहे थे। इधर संविदा कर्मचारी जो है बड़े पैमाने पे वो गिरफ्तारी दे रहे थे, और 40,000 से अधिक संविदा कर्मचारी गिरफ्तारी देने के लिए, त्यागपत्र देने के लिए आमादा थे। तो आज सरकार ने एक साथ चुनाव में जाने के पहले कर्मचारियों को साधा है, और हम ये मानते हैं कि सरकार जब चुनाव में जाती है या कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है तो वो चाहती कि जो उसके साथ काम कर रहे हैं, खास करके जो सरकारी मशीनरी है, वो खुश रहे। तो आज सरकार ने बहुत हद तक कर्मचारियों को साधने का काम किया है। ये बात तय है कि इतनी बड़ी राशि देने के बाद भी सारे कर्मचारी संगठन या जो जितने वर्ग हैं वो खुश नहीं होंगे। संविदा कर्मचारियों को 27% इजाफा हुआ है, पर वो चाहते हैं कि उनको मध्य प्रदेश की भांति नौकरी में स्थायित्व की बात की जाए, जो खाली पद हैं उनमें 50% पद उनसे भरे जाए, ये मांग उनकी है। अभी डिटेलिंग होगी, बहुत सारे बार्गेनिंग होगी, सरकार के पास अभी भी समय है। पर आज सरकार ने जो कुछ घोषणाएं की, अगर हम उसको बहुत बारीकी से मैं आपके सामने रखना चाहूं तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि सरकार ने आज जो है 5 लाख शासकीय सेवकों को जो बड़ी सौगात दी है, उस बड़ी सौगात में उन पर जो 27% जो है संविदा कर्मचारियों के 37,000 कर्मचारियों को 27% बढ़ोतरी हो रही है। जो 5 लाख कर्मचारी हैं उनको अतिरिक्त महंगाई भत्ता जो 4% है वो आ रहा है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के 2,000 रुपये को अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा की है। पटवारियों के लिए 500 रुपये की बात है। पंचायत सचिव को जो विशेष भत्ता देने की घोषणा की गई है। 15 साल से कम सेवा काल वालों को 2,500 रुपये की वृद्धि, 15 साल से अधिक वालों के लिए 3,000 रुपये की वृद्धि। पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के लिए 8,000 रुपये वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा जो महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो ग्राउंड जीरो पे महिलाएं काम करती हैं, जिनको हम, और स्वास्थ्य विभाग में जो काम करते हैं, जो मितानिन है, ट्रेनर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और हेल्प डेस्क
ऑपरेटर को दैनिक प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया गया है। तो बहुत सारी जो है वो सौगातें दी गई हैं। तो इस पूरे 6,031 करोड़ 75 लाख 2,970 रुपए का अनुपूरक बजट जब सरकार ने, भूपेश बघेल ने प्रस्तुत किया तो कहा गया कि ये 23 साल का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, जिसमें राज्य के कुल बजट बढ़कर 1.13 लाख करोड़ हो गया है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं कि इस बजट में जो राशि दी गई है उसमें ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो सरकार का, जैसे कि हम सब जानते हैं, शुरू से ये फोकस रहा है कि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जनजीवन को मजबूत करने के लिए भूपेश बघेल सरकार कुछ अतिरिक्त करती दिखाई देती है। लगातार जो हम देख रहे हैं कि सरकार के स्तर पर विपक्ष लगातार धरना स्थल, रमन सिंह धरना स्थल पे गए पिछले दिनों। तो हम ये देखें कि इस आज जो अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह की घोषणा की है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, चलिए इसको सुन लेते हैं। जो शासकीय कर्मचारी जो लगातार मांग कर रहे थे, सभी शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 4% की वृद्धि की गई है। संविदा कर्मचारी जो 37,000 लगभग हैं, तो संविदा वेतनमान में 27% के वृद्धि की गई है। दैनिक वेतन भोगी जो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर है उसमें 4,000 रुपया प्रति माह उसके वृद्धि की गई है। अतिथि शिक्षक उसका 2,000 मासिक वृद्धि की गई। समस्त पटवारी का 500 रुपया और सभी शासकीय सेवक 7वें वेतनमान पर 20 श्रेणी शहर हेतु 9% तथा C श्रेणी और अन्य शहर के लिए 6% भाड़ा भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। सभी पुलिस आरक्षक को 8,000 रुपया किट भत्ता वार्षिक उसको दिया जाएगा। मितानी ट्रेनर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा। पंचायत सचिव जो 15 साल जिसकी सेवाएं नहीं हुई है, 15 साल से कम हुई है, उसको 2,500 रुपया और जिनका 15 साल से अधिक हो गया है उसको 3,000 रुपया प्रति माह उसे मासिक दिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्हें जो मातृत्व अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, वो सब भी दिया जाएगा। और भूपेश बघेल की इस घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों में किस तरह की प्रतिक्रिया है, तो कुछ कर्मचारी संगठनों से हमारे साथियों ने उनकी प्रतिक्रिया ली, उसे भी जान लेते हैं। प्रदेश के संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। आज हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। अभी विभिन्न मीडिया माध्यमों से यह पता चला है कि प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि की है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह वेतन वृद्धि तो 2021 में ही हो जानी चाहिए थी। उस पर भी इसका जो वेतन वृद्धि का जो लाभ है वो कुछ ही संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि जो जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया गया है उस पर बात हो और उस वादे को पूरा किया जाए। हम लोगों ने महासंघ की ओर से लगातार प्रयास किया था। हम लगातार आंदोलन, निवेदन, आवेदन ये सब चीज करते आ रहे थे, क्योंकि हमारी जो 6 सूत्री मांगे हैं उसमें एक मांगे ये भी थी कि हम मानदेय वृद्धि करने की बात भी करते थे, वेतन वृद्धि की भी बात करते थे। लगातार कलेक्टर महोदय के नाम से, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। आप सभी के संघर्षों की वजह से आज अनुपूरक बजट में जो सौगातें मिली हैं, उन सौगातों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो लाखों कर्मचारी थे जिनके नियमितीकरण की आस लगा के बैठे हुए थे, एक नियमितीकरण की उम्मीद जो इस बजट के ऊपर लगा के बैठे हुए थे, वो पूरी ना होना कहीं ना कहीं निराशाजनक है। और ये जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, इसके लिए हम सभी दुखी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संघर्ष यहाँ पर विराम हो जाएगा। तो ये जो मिली जुली प्रतिक्रिया हमको मिली, जैसे मैंने कहा कि अभी शिक्षक संवर्ग जो है वेतन विसंगति को लेकर और पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर आंदोलन की बात कर रहा है। संविदा कर्मचारी चाहते हैं कि 27% से उनका क्या होगा, वो चाहते हैं कि साहब हमको नौकरी की आप स्थायित्व की गारंटी दो। सरकार कह रही है कि हमको यदि हम 4% हमने महंगाई भत्ता बढ़ाया है
तो हम पे 800 करोड़ रुपए का व्यवहार आएगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो 27% हमने 37,000 संविदा कर्मचारियों की वृद्धि की है उसमें हमको 350 रुपए का व्यवहार आएगा। वो ये कहा जा रहा है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधान के अंतर्गत जो कुशल अकुशल श्रमिक होते हैं, दैनिक और मजदूर, उन लोगों के 4,000 रुपये मासिक श्रम राशि देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो कार्यरत स्कूल शिक्षा विभाग में जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनको 2,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय की घोषणा की गई है। पटवारियों को 500 रुपये संसाधन भत्ता देने की घोषणा की गई है। छठे वेतनमान से 7वें वेतनमान के आधार पर बी श्रेणी के शहरों के लिए 9%, सी और अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। 15 साल से कम सेवा काल के पंचायत सचिवों के लिए 2,500 रुपये और 15 साल से अधिक वालों के लिए 3,000 रुपये। इधर जो पंचायत सचिव हैं उनको अर्जित अवकाश, मातृत्व और पितृत्व अवकाश, 10 लाख रुपए तक की उपादान राशि तथा 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा व्यय पूर्ति का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है। पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के लिए 8,000 रुपये वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा हुई है। मितानिन ट्रेनर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 100 रुपये प्रतिदिन की घोषणा की गई है। विशेष सहायता जो योजना है मुख्यमंत्री विशेष सहायता, उसकी राशि भी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है। सामाजिक सर्वेक्षण 2000 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही थी। ये मुख्यमंत्री ने इसको समझा और चूंकि आवास को लेकर पूरे प्रदेश में कई तरह की राजनीति हो रही है और छत्तीसगढ़ पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तो पैसे देता रहा है पर राज्य ने उस तरह से पैसे नहीं दिए। तो ये बात भी आई है कि अभी ग्रामीण आवास न्याय योजना प्रारंभ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार न्याय योजना के माध्यम से ऐसी बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रहे हैं जिसमें राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन कृषि न्याय योजना। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी न्याय योजना, दरअसल सरकार ये बताना चाहती कि हम समाज के हर तबके के साथ न्याय कर रहे हैं, इसीलिए हम समाज के किसी वर्ग को जो कमजोर तबके से आता है, जो मेहनत कश है, हम उसके साथ न्याय करते हैं, उसको हमारी सरकार में पूरा न्याय मिलेगा। तो उन्होंने ग्रामीण आवास न्याय योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है और 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिसमें प्राथमिक आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की बात हुई है। तो सरकार द्वारा ये जो आज घोषणाएं हुई है ये निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों को साधने की बात है। अब कर्मचारी जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, लामबंद थे, उनकी मांगे पूरी हुई है और निश्चित रूप से एक बड़े वर्ग में इससे हर्ष व्याप्त है, क्योंकि बहुत लंबी मांग थी एचआरए की, बहुत लंबी मांग थी कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिले। हमेशा कर्मचारी जितना मांगता है सरकार के पास उतना देने के लिए बजट नहीं होता। सरकार थोड़ा 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 करके देती है और जैसे जैसे चुनाव आता है, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात क्यों करें, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, तरह तरह के आंदोलन चल रहे हैं। सबको उम्मीद है कि राजस्थान में भी आंदोलन चल रहे हैं कि ये चुनाव है, चुनाव के समय सरकार कर्मचारियों को नाराज नहीं करेगी। सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि रेवड़ी कल्चर देश में बढ़ रहा है, पर उनकी पार्टी भी जहां भी है वो भी लगातार उस तरह की घोषणाएं करते हैं कि वो समाज के हर वर्ग को साधना चाहते हैं। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में इस तरह की घोषणा करके जो सरकारी वर्ग था, एक बड़ा सरकारी वर्ग, वो उसको उन्होंने अपने साथ साधने की कोशिश की है। बहुत हद तक वो सधे भी हैं, कुछ लोग थोड़े बहुत नाराज होंगे, सरकार उनसे भी बातचीत करेगी। इन सब के बीच में जो जाति प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र का जो मामला रहा, जिसको लेकर सदन में बहुत उहापोह की स्थिति रही और जो राज्य के लिए भी एक शर्मनाक आंदोलन की तरह सामने आया है, उसकी भी जांच सरकार कर रही है कि उसमें कौन दोषी है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। सवाल यह है कि जो कर्मचारी आंदोलन हो, चाहे ये जाति प्रमाण पत्र की बात हो या कर्मचारी हितों से जुड़ी बहुत सारी बात हो, सरकार के लेवल पे जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति है,
राज्य स्तर पे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में संयुक्त परामर्शदात्री समिति है। इन समितियों की यदि लगातार बैठक हो और इसमें विभाग के सचिव अपनी विभागीय समीक्षा करें, तो ये जो हालात पैदा हो रहे हैं कि जगह जगह आंदोलन हो रहा है, लोग उत्तेजित हो रहे हैं, अपने कपड़े उतार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में जो एक संवादहीनता है, उसमें ये जो समितियां जिनका रोल पहले प्रमुख होता था, वो धीरे धीरे इन समितियों की बैठक पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी संगठन जो ज्ञापन देते हैं, उन ज्ञापनों को ध्यान नहीं दिया जाता। कर्मचारी संगठनों के माध्यम से वो लोग अपने मंत्रालय में जाके कुछ कुछ मुद्दे ले जाते थे, वहां पास का संकट होता है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक जो संवाद होना चाहिए कर्मचारियों के बीच में और सरकार के बीच में, मुख्यमंत्री तो चलिए जन दरबार लगा के या भेंट मुलाकात के जरिए युवाओं से मुलाकात करके बहुत सारी चीजें सुन लेते हैं, पर यदि ब्यूरोक्रेट वो जो एचओडी कार्यालय में बैठे हैं, जो मंत्रालय में बैठे हैं, यदि वो कर्मचारियों की बात सुन लें, समय पर अगर उनका वेतन विसंगति दूर कर दे, उनका प्रमोशन कर दें, रिक्त पदों की पूर्ति कर दे, बहुत सारी चीजें सरकारी दफ्तरों में ही है और जिसमें बहुत सारा सरकारी अमला खुद भी इन्वॉल्व है। तो सवाल ये कि सरकार के स्तर पर तो सब कुछ हो रहा है, सरकार आपके लिए एचआरए भी कर रही है, आपको महंगाई भत्ता भी दे रही है, पर कहीं ना कहीं सरकार ये अपेक्षा भी करती है कर्मचारियों से कि वो संवेदनशील हों, अपने कार्य के प्रति सतर्क रहें, सजग रहें और जनता के जो भी काम है उसको समय पे करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार से लामबंद होकर कर्मचारी अपनी सारी मांगे मनवा लेंगे, पर कर्मचारी अंततः जनता के प्रति जवाब दें तो उनको अपनी जवाबदेही जनता के प्रति भी बतानी होगी। और जो लोग काम के लिए नए रायपुर या सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, उनके साथ एक मित्र की तरह, एक सहयोगी की तरह, एक शासकीय सेवक की तरह उनको आचरण करना पड़ेगा, वरना लामबंद लोग अपनी मांगे तो मनवा लेंगे, पर जनता के मन में उनके प्रति जो स्नेह भाव होना चाहिए, जो सहयोग भाव होना चाहिए, वो नहीं रहेगा। आप मैं सभी कर्मचारियों को, उनको जो लंबे आंदोलन के बाद जो जीत मिली है, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, उसके लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उनकी और बाकी मांगे भी सरकार पूरी करेगी। नमस्कार।